वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। और क्लास को देखने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यूरोपियों का आगमन है, चैप्टर नंबर 11 है यूरोपीय लोगों का आगमन। सबसे पहले कौन से लोग आए थे पहले? तो सबसे पहले आए पुर्तगाली और ये सबसे लास्ट में भी गए थे, तो ये बात को याद रखिएगा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले व्यापार करने वाले पुर्तगाली थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को एक चर्च बनाने की अनुमति थी। तो किसने है जो पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी? तो शासक थे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो अभी कर्नाटक साइड में पड़ता है और उसके जो शासक थे वेंकट द्वितीय ने उन्होंने पुर्तगालियों को एक चर्च बनाने के लिए अनुमति दी थी। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे तथा सबसे बाद में जाने वाले भी थे, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और राजा जमोरिन, जिसको मान विक्रम के द्वारा उसका स्वागत किया गया। राजा जमोरिन को मान विक्रम भी इनका नाम है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा इनका स्वागत किया गया। फिर 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पहले वास्को डी गामा कब आया? तो 1498 में आया। दूसरी बार 1502 में आया। तो वास्को डी गामा जब दूसरी बार आया तो कालीकट, कोचीन और कन्नूर में उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। पूछ सकता है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे केंद्र स्थापित किए, तो कालीकट, कन्नूर और कोचीन में। भारत का पहला यूरोपीय किला जिसको कहते थे फोर्ट एमैनुअल 1503 में कोचीन, केरल में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत का पहला यूरोपीय किला कौन सा था? तो भारत का पहला यूरोपीय किला जिसको कहते हैं फोर्ट एमैनुअल 1503 ईस्वी में इसको कोचीन यानी कि केरल में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत का पहला यूरोपीय किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ पे? कोचीन, केरल में। कब किया गया? तो 1503 में। और किले का नाम है फोर्ट एमैनुअल। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी पेश की थी। तो दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। और सबसे पहले आने वाला पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हैं, जो पहले गवर्नर हैं किसके? तो पुर्तगालियों के। और इनकी पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। 1509 में है जो अफोंसो डी अल्बुर्क है, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा गवर्नर बना था। अल्मीडा है जो पहला गवर्नर था और ये है जो पुर्तगालियों का अल्फेंसो डी अल्बुबर्ग। ये जरूर याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अल्बुबर्ग और अल्मीडा। अल्मीडा पहले आया, बाद में कौन आया? अल्बुबर्ग आया। अल्बुबर्ग कब आया? तो अल्बुकर्क आया है 1509 में। और ये पुर्तगाली शासक साम्राज्य का दूसरा गवर्नर था। पहला गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था, ये भी याद रखिएगा। जो अल्बुकर्क था उसने गोवा की लड़ाई में 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाली जो 1530 ईस्वी की राजधानी भी बनाई थी, और गोवा में सती प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। तो अल्बुकर्क भारत आया कब? तो 1509 में आया था। भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था और इसने है जो गोवा की लड़ाई लड़ी, जो कि 1510 में हुई थी। गोवा पर उसने गोवा पर उसने कब्जा कब किया? 1510 में। और उसने गोवा को है जो अपनी राजधानी बनाई थी पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो उसका नाम है अफोंसो डी अल्बुबर्ग। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसने ही गोवा को अपनी राजधानी बनाया था और गोवा में जो सती प्रथा जैसी रूढ़ियाँ चल रही थी उनको समाप्त कर दिया था इसने। इसके बाद में है 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली के तीसरे गवर्नर बने। तो तीसरा गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। पहला है अल्मीडो और दूसरा हो जाएगा अल्बुकर्क, तीसरा है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1530 में आया था और ये पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था। इसने क्या किया? इसने गुजरात के बहादुर शाह से दमन और दीव पर कब्जा कर लिया था। अल्बुकर्क ने किस पे कब्जा किया था? तो गोवा पे किया था। और नीनो डी कुन्हा ने किस पे कब्जा किया? तो दमन और दीव पर किया था। और तब गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे।
नीनो डी कुन्हा के बाद पुर्तगाली शक्ति का पतन हो गया। इसके बाद में जो पुर्तगाली शक्ति थी उसका पतन हो गया। गोवा और दमन दीव को छोड़कर लोग सभी क्षेत्रों को खो दिया था। तो इनका कब्जा है, मतलब इनका पतन हो गया, लेकिन इनका गोवा और दमन दीव पर अभी भी शासन था। बाकी सभी जगह पे इनका समाप्त हो गया था। सुआली जिसको कहते हैं, सुआली की लड़ाई 1612 ईस्वी में पुर्तगाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। पुर्तगाली इसमें युद्ध हार गए थे। तो सुआली जिसको सुआली भी ये कहते हैं, ये युद्ध हुआ कब? तो 1612 में हुआ था। किनके मध्य हुआ? तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और हार कौन गया? तो इसमें पुर्तगाली 1612 में सुआली की युद्ध में हार गए थे। पूछा गया, इंपॉर्टेंट है 2021 में भी 19 में भी। पुर्तगाली भारत में तंबाकू और आलू की खेती की शुरुआत की। इन्होंने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट है, आलू की खेती और तंबाकू की खेती है जो सबसे पहले किसने स्टार्ट की? तो पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी। और प्रिंटिंग प्रेस है जो किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? तो ये भी पुर्तगालियों ने कहाँ पे किया था? तो गोवा में किया था। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट क्षेत्र में पुर्तगालियों का अधिकतम व्यापार पर नियंत्रण हो गया था। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आया? तो पुर्तगालियों के बाद में है जो डच आए थे। डच है जो 1602 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। उन्होंने सूरत, कैम्बे, कोचीन, बॉम्बे, चिंसुरा यानी कहाँ पे है? तो बंगाल का एक क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? तो डच आया। तो डचों ने है जो कारखाना है जो सबसे पहला कहाँ पे खोला था? तो 1602 में है जो डचों ने अपना पहला कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ये पूछा जाता है बहुत। इसके अलावा उन्होंने सूरत में है जैसे कैम्बे, कोचीन, बॉम्बे और चिंसुरा में भी अपने केंद्र स्थापित किए थे, व्यापारिक केंद्र। और पहला कारखाना है तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में। कब? तो 1602 में। पुलिकट डचों का प्रमुख केंद्र था। पुलिकट है किसका केंद्र था? तो डचों का था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों को सत्ता को उखाड़ पर फेंक दिया था। डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया। तो पुडुचेरी पर कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का था। फिर 1693 में डचों ने उन पर मतलब कब्जा कर लिया था, किस पर? पुडुचेरी पर। डच महल जिसे मट्टनचेरी महल भी कहा जाता है, केरल के एर्नाकुलम में स्थित है। तो डच महल कहाँ स्थित है? केरल के एर्नाकुलम है जिला, वहाँ पे स्थित है। और डच महल को कहा किया जाता है? तो डच महल को मट्टनचेरी महल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया, याद रखिएगा। एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता 7 साल तक जारी रही थी। तो अंग्रेजों के मध्य और डचों के मध्य जो प्रतिद्वंद्विता थी, लड़ाई थी, कितने साल तक जारी रही? 7 साल तक रही। फिर 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा डच को हराया गया। तो ये जो अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ाई है जो 7 साल तक चली, लेकिन फिर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था और जिसमें है जो अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। ये पूछा गया है अभी हाल ही में। इसके बाद में है डचों के बाद में कौन आया? तो डचों के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वे रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत पहुँचे और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किस जहाज से आए थे? तो ये रेड ड्रैगन नामक जहाज से आए थे। पूछा गया है रेड ड्रैगन जहाज से। और 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1612 में इन्होंने मुगल शासक थे जहांगीर से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो अंग्रेजों को है जो सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति कब मिली? 1612 में। किससे मिली? तो जहांगीर से। तो अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। कब? 1612 में। ये भी याद कर। ये है जो अंग्रेजों का 1612 में सूरत में हुआ था। अगर 1602 वाला पूछता है तो डचों ने, अगर सबसे पहले पूछता है सबसे पहला कारखाना किसने स्थापित किया, तो उन्होंने डचों ने किया था, 1602 में किया था भारत में। और अगर अंग्रेजों का पूछता है तो 1612 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम, मद्रास, आगरा, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डी ने मद्रास के किले सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था। तो जो मद्रास में किला है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज, तो उसका निर्माण किसने कराया? फ्रांसिस डे ने कराया था 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से जॉर्ज कंपनी के रूप में जाना जाता था, जॉन कंपनी के रूप में।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकेंड के बॉम्बे को प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्राप्त किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को राजा थे ब्रिटेन के चार्ल्स सेकेंड, इनसे प्राप्त किया था। इसके बाद कंपनी ने पश्चिम तट पर अपना मुख्यालय किसको बनाया? बॉम्बे को बनाया था। तो अंग्रेजों का पश्चिमी तट पर मुख्यालय कहाँ पे था? बॉम्बे में था। और बॉम्बे को है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्राप्त किया था? तो चार्ल्स सेकेंड से। चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे है जो दहेज के रूप में मिला था, ये भी याद रखिएगा। 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक द्वारा सुतानुती, यानी कि बंगाल में ही है सुतानुती, में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की। यह कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ। तो सुतानुती को ही कहते हैं कलकत्ता शहर वर्तमान में। और ये यानी कि तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? तो ये भी आता है जॉब चार्नोक ने की थी। कब? 1690 में, जहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। इसके बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी भी कोलकाता को बनाया गया। हुगली नदी के तट पर पहला 1651 में स्थापित किया गया था। पहला 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में है फ्रेंच आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 को हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 को। उन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। मसूलीपट्टनम, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रेंच थे जो, उन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे पांडिचेरी का आग्रह किया और 1673 में फ्रांस की राजधानी बनाया। तो पांडिचेरी फ्रांस की राजधानी कब बना? 1673 में बना था। जोसेफ फ्रांकिओस डुप्लेक्स को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया था। पुडुचेरी का। तो पुडुचेरी का गवर्नर सबसे पहले किससे बनाया गया? जोसेफ फ्रांकिओस डुप्लेक्स को बनाया गया। उसने फ्रांसीसी कंपनी को शक्तिशाली बनाने का बहुत ही प्रयास किया था। फिर एक चंद्रनगर, जिसको कहते हैं आजकल चंदन नगर, एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिस पर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो चंद्रनगर या चंदन नगर किसका उपनिवेश था? तो फ्रांसीसियों का था, जिस पर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पौंडीचेरी में स्थित है। पौंडीचेरी कहाँ पे है? तो भारत का पूर्वी तट पर है स्थित है। और यहाँ पे एक है फोर्ट सेंट लुइस का किला। 1742 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से संघर्ष शुरू किया, जो लोकप्रिय रूप से एंग्लो कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो एंग्लो कर्नाटक युद्ध के रूप में कौन जाना जाता है? कौन सा संघर्ष? तो 1742 ईस्वी में अंग्रेजों फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ था। तो ये जो एंग्लो कर्नाटक युद्ध है सबसे पहले 1742 में हुआ था। एंग्लो कर्नाटक किनके मध्य हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फिर एक कर्नाटक युद्ध के बारे में, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1742 ईस्वी में हुआ था और 1742 में स्टार्ट हुआ, 1748 तक रहा था। युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटक फर्स्ट युद्ध हुआ जो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार था। इसका मुख्य कारण युद्ध डुप्लेक्स के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच लड़ा गया था, जो अंग्रेजी सेना के प्रमुख थे। अंग्रेजी सेना के प्रमुख कौन थे? कर्नाटक के नवाब थे अनवर उद्दीन, इनके मध्य, और जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्लेक्स, इसके मध्य हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध 1742 से 1748 में। 1748 को एक्सला चैपल की संधि द्वारा हल किया गया, जिससे आमतौर पर आचेनन की संधि के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध था 1742 से 1748 किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो एक्सला चैपल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। कब हुई? 1748 में संधि हुई थी। और ये एक्सला चैपल है, इस संधि को क्या कहते हैं? आचेन की संधि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ था, दूसरा वाला। और दूसरे वाले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर था चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ समझौते की नीति अपनाई। फिर 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो दूसरा कर्नाटक का युद्ध का टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 1749 से 1754 है। और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू था। इसने अंग्रेजों के साथ समझौता नीति अपनाई। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था इसमें संधि कौन सी हुई? तो पांडिचेरी की संधि हुई, 1754 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आरकोट की घेराबंदी कब हुई थी? 1751 में हुई थी। इसके कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसी और आरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर कब्जा भी कर लिया था।
फिर है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसको कहते हैं वांडीवास का युद्ध कहते हैं, और ये लड़ा गया 1756 से 1763 तक लड़ा गया। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसको क्या कहते हैं, वांडीवास का युद्ध कहते हैं, 1756 से 1763 के तक लड़ा गया था ये। वांडीवास की निर्णायक लड़ाई है जो 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर था काउंट थॉमस आर्थर डी लाली और अंग्रेज गवर्नर थे आयरे कूट के बीच में लड़ी गई। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा किसके मध्य हुआ, फ्रांसिस गवर्नर था जिसका नाम था काउंट थॉमस आर्थर डी लाली। तो केवल डी लाली याद कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा, आर्थर डी लाली, और अंग्रेजों का गवर्नर था आयरे कूट के बीच में लड़ा गया था। फ्रांसीसी हैं जो ये युद्ध हार गए थे, उन्होंने पूरा क्षेत्र इसमें गंवा दिए थे और अंग्रेज जीत गए थे। तीसरा युद्ध हुआ जो कर्नाटक का 1756 से लेकर 1763। तो इसमें पेरिस की शांति की संधि हुई थी। कब हुई, तो कौन सी संधि हुई, पेरिस की शांति की संधि हुई 1763 में हुई थी, और इसी के साथ में ये युद्ध है जो समाप्त हो गया था, जिसके कारण पांडिचेरी और चंदन नगर फ्रांस को वापस कर दिए गए थे। जो ये पेरिस की संधि हुई इसके तहत अंग्रेजों ने चंदन नगर और पांडिचेरी को दे दिया था, लेकिन केवल व्यापारिक गतिविधियां ही यहाँ पे हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकता था। इसके बाद में है डेनमार्क। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने ट्रेक्कुबार जिससे तमिलनाडु और सोरामपुर है जो बंगाल में अपना कारखाना बनाया था। तो ट्रेक्कुबार जिसे कहते हैं तमिलनाडु और सोरामपुर बंगाल में अपना कारखाना किसने बनाया, डेनमार्क थे वो लोगों ने बनाया। दोनों ने सेरामपुर को अपना मुख्यालय बनाया और उन्होंने 1845 में अपना सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी थी डेनमार्कों ने। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग शर्ट और पतलून स्कर्ट आदि भारत में लाए थे। इम्पॉर्टेंट है ये, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आजकल ऐसा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो यूरोपीय लोग शर्ट पतलून स्कर्ट भारत में कब लाए, 18वीं शताब्दी में लाए थे। ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में महल एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता था। अंग्रेजों ने किसानों को बंगाल में जूट, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की खेती के लिए राजी या मजबूर किया था। बीघा क्या होता था, तो बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। भूमि का आकार भिन्न था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ के लिए मानकीकृत किया था। कितने, तो 1/3। कहाँ पे, बंगाल में किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास जो कि यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड थी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।